हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी 2022 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट। और इसमें जो आपका एक रिसेंटली अभी पिछले वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, सप्लाई इंस्पेक्टर यूडीए था, बेसिकली ये यूडीसी नहीं था। यूडीए और एलडीए का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है ऑलरेडी। मतलब ये तीन पोस्ट के एग्ज़ाम्स जो है ये ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। बाकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और पेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका आने वाला है। ठीक है, तो आई होप सो सभी की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। अभी तक हमने सेट कर लिए हैं कई सारे, और अब आज का जो सेट है वो हमारा सेट नंबर जी। तो सेट नंबर जी के अंदर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। और क्वेश्चन से शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा आज का। तो इस देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न है, ये एक रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सी रिवर किस जगह से ओरिजिनेट होती है, मतलब रिवर का नाम दिया गया है और वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर जो आपकी शुरू होती है, ये कहाँ से शुरू होती है? कैलाश रेंज से। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच है आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर। तो कैलाश रेंज से शुरू होती है इंडस रिवर। कहाँ से होती है? कैलाश रेंज से। कैलाश रेंज से शुरू होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर की हम बात करें तो ये लेक मानसरोवर के पास से ही शुरू होती है। और मोर स्पेसिफिकली अगर लोग बात करें तो एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चेम योंग दंग ग्लेशियर। ठीक है, इसको थोड़ा सा चाइनीज़ नाम है, प्रोनाउंस करने में हो सकता है गड़बड़ हो जाए थोड़ी बहुत। उसका नाम है चेम यंग दंग। ठीक है, चेम यंग दंग ग्लेशियर। ठीक है, जो कि आपका मानसरोवर लेक के पास है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो सेकंड ऑप्शन तो आपका सही हो जाता है। आगे बात करते हैं गोदावरी रिवर। तो देखिए, ये गंगोत्री लिखा हुआ था ना कैलाश रेंज, तो ये तो गलत हो गया। गोदावरी रेंज की हम बात करें तो सॉरी, गोदावरी रिवर की बात करें, दक्षिण भारत की रिवर है। ये बैतूल से नहीं, ये आपकी ओरिजिनेट होती है त्रियंबकेश्वर त्रियंबकेश्वर प्लेट्यू से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से शुरू होती है आपकी गोदावरी रिवर। और महानदी रिवर की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी शुरू होती है, ये ओरिजिनेट होती है बेसिकली सतपुरा रेंज से। सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी या पॉइंट नंबर 2, जो ब्रह्मपुत्र है लेक मानसरोवर से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वही चीज़ आप हिंदी वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। बट हम कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, जो रिवर से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए, आपका सिलेबस के अंदर रिवर का एक स्पेसिफिक टॉपिक भी दिया गया है आपका जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के अंदर। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर जो हम बात करें, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 2 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट, नॉट स्टेटमेंट, दैट्स पॉइंट 2। इंडस रिवर की जब हम बात करते हैं, इंडस रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। और इंडस से रिलेटेड एक इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी है जो किसके बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये साइन हुई थी 1961 के बीच में। ठीक है, और इस ट्रीटी के अनुसार क्या होता है कि जो आपकी रिवर्स हैं, कौन सी रिवर्स? इंडस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर, इन 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान के पास जाएगा। ठीक है, और जो बाकी बचती हैं ब्यास रिवर, सतलुज रिवर और रावी रिवर, तो इनका जो वाटर है ये डायरेक्टली जाएगा किसके पास में? इंडिया के पास में। तो इस तरीके से ये डिवीज़न देखने को मिलता है इस ट्रीटी के फलस्वरूप। ठीक है, और ये ट्रीटी कब हुई थी? 1960 के अंदर ये ट्रीटी देखने को मिलती है। और देखिए, ये क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि आपको क्रम अनुसार लगाना है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, है ना। ये जो रिवर्स हैं उत्तर भारत के अंदर, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लो हो रही हैं, तो उसके लिए अगर जो हम बात करें यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, अगर जो हम जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, JCRB। JCB की जगह JCRBS, मतलब JCB आप लगा लीजिए और C के बाद B, R और S। ठीक है, तो इस तरीके से अब JCB याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। JCB आपको वर्ड याद है? अगर जो देखिए, JCB वर्ड आप याद कर लीजिए, तो B से पहले आपका R आएगा और RST होता है ना। देखिए, ABCD जब अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज करते हैं तो RST होता है, R के बाद S आता है, फिर T आता है ना। तो JCB हो गया, B से पहले S आएगा और इसके बाद आएगा, सॉरी, B से पहले
आर आएगा और बी के बाद आएगा आपका एस, ठीक है। तो ये हो गया JCRBS, मतलब झेलम, चिनाब, रावी, रवि और ब्यास और सतलुज, ठीक है। ये है नॉर्थ टू साउथ, और दक्षिण से उत्तर लगाना है आपको, तो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो ये क्रम है बेसिकली इन रिवर्स का। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें अगर जो फटाफट इंडस रिवर के बाद हम बात करें अगर जो ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो जो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आपको हमने बात करी जैसे कि चेमियांगदंग ग्लेशियर मानसरोवर लेक के पास से गुजरती है। और देखिए ये इंडिया का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ से आती है, इस जगह से मानसरोवर लेक से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है। और फिर जब ये इंडिया का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है, इस तरीके से सीधे जाते हुए यू टर्न लेती है एक तरीके से, तो अरुणाचल प्रदेश में जिस जगह से भारत के अंदर एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसे कहते हैं नामचा बरुआ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए नामचा बरुआ, इस प्लेस को कहा जाता है नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये रिवर फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद और दिहांग रिवर भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में होती है, जो आके यहाँ पे मिलती है। और फिर जब अरुणाचल प्रदेश से फाइनली जब असम के अंदर एंटर करती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, तब ये कहलाती है आपकी ब्रह्मपुत्र। उससे पहले ये क्या दिहांग रिवर भी कहलाती है, दिहांग रिवर भी कुछ एरिया तक ये कहलाती है, ठीक है। और असम के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक रिवराइन आइलैंड बनाती है जिसका नाम है मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड बनाती है, रिवराइन आइलैंड है ये, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड असम के अंदर बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। और फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बांग्लादेश के अंदर जब पहुंचती है तो इसका नाम बन जाता है जमुना, ठीक है। एक यमुना है आपकी, यमुना कहाँ पर है, इंडिया के अंदर, और एक है जमुना रिवर, जमुना रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तब इसका नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक है। ये कहानी हो गई ब्रह्मपुत्र की। बात करते हैं हम गोदावरी की, अगर जो हम बात करें गोदावरी रिवर की, तो गोदावरी रिवर जो है गोदावरी कृष्णा डेल्टा एक बनता है, ठीक है। और गोदावरी और कृष्णा डेल्टा जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, ये हमने बात ही कर ली है, त्रियंबकेश्वर प्लेटू से आपकी ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और गोदावरी रिवर पर कुछ प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कालेश्वर प्रोजेक्ट जो आपका तेलंगाना के अंदर है, कालेश्वर प्रोजेक्ट तेलंगाना के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महानदी की जब हम बात कर रहे थे, ये कहाँ पे सतपुड़ा रेंज से आपकी ओरिजिनेट होती है। और महानदी आपके यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट डैम है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, महानदी के ऊपर है। और ये कहाँ पर है आपका, उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी कुछ और इन्फॉर्मेशन इन रिवर्स के बारे में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र एंड लेक मानसरोवर। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कॉमनली यूज जो इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा होता है, ठीक है। जो मतलब कीटनाशक दवाई जो है वो कौन सी कॉमनली इस्तेमाल की जाती है आमतौर पर, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो वो होती है आपकी DDT, आपने ये वर्ड डेफिनेटली सुना होगा DDT, ठीक है। तो DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज DDT, ठीक है। ये कॉमनली इंसेक्टिसाइड है, बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अगर जो इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट की स्टडीज़ को, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंटेमोलॉजी, इंटेमोलॉजी कहा जाता है इंसेक्ट्स की स्टडी को, ठीक है। और जो ये वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन बी, 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है आपका हर्बिसाइड, ठीक है। मतलब जब अगर जो आप लोग खेतों या गार्डनिंग से कभी संबंधित रहे हो, तो जो घास वगैरह उग जाती है खेतों में, फील्ड्स के अंदर जो अनवांटेड ग्रास होती है, उसको नष्ट करने के लिए जो एक केमिकल या दवाई इस्तेमाल की जाती है वो यही होती है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये होती है हर्बिसाइड, मतलब जो खरपतवार जो उग जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। फिर है बोडोरेक्स मिक्सचर, जो बोडोरेक्स मिक्सचर है ऑप्शन ए, बोडोरेक्स मिक्सचर क्या होता है, ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों का एक मिक्सचर होता है। और आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक बेसिकली वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, पानी के अंदर, आर्सेनिक पानी के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका लेवल अगर जो बढ़ जाएगा, आर्सेनिक का लेवल अगर जो बढ़ता है तो उससे क्या होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग आपको देखने को मिलती है। इस तरीके की पॉइजनिंग बिहार के कई सारे इलाकों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंसेक्टिसाइड पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी DDT।
चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो देखिए मैंने टेबल नहीं बनाया है, टेबल हम जनरेट कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। लैटिन नेम आपको बताना है एलिमेंट्स का। तो देखिए लेड जो होता है, लेड की और क्या होती है, गैलिना होती है। और लेड को का जो लैटिन नेम है ये होता है प्लम्बम। ठीक है, लेड होता है नलसाजी। ठीक है, इसे हिंदी में नलसाजी कहते हैं, प्लम्बम। और एंटीमनी की भी जब हम बात करते हैं, एंटीमनी का जो लैटिन नेम है दैट इज़ द स्टीबियम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। टिन का जो लैटिन नेम होता है, टिन का लैटिन नेम होता है आपका स्टैंडनम। और पोटेशियम का जो लैटिन नेम है दैट इज़ केलियम। तो यहाँ पर जो बनेगा, ए के साथ आपका सेकंड ऑप्शन जा रहा है, बी के साथ आपका दैट इज़ फर्स्ट है, सी के साथ फोर्थ एंड डी के साथ है 3। ठीक है, तो 2 1 4 3 जो है ये करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो इसमें है पूछा गया द पीक, मतलब हाईएस्ट पीक पूछा गया है साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो पलक्कड़ के अंदर है। और हाईएस्ट पीक आपसे पूछा गया है पलक्कड़ के अंदर। पलक्कड़ कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर ये आपका एरिया पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। वहाँ का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो यहाँ पर जो है हाईएस्ट पीक जो बेसिकली नहीं सॉरी ये तमिलनाडु में नहीं है, सॉरी केरला के अंदर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरला में है, पलक्कड़ केरला में है, तमिलनाडु नहीं है। सॉरी ये गलत बोल गया मैं। तो यहाँ पर जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, यहाँ पर हाईएस्ट पीक कौन सा है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है दैट विल बी द अंगिदा। ठीक है, अंगिदा इज़ द हाईएस्ट पीक। और ये बेसिकली केरल और तमिलनाडु के मतलब एक तेरे शेयरिंग है, तो आप तमिलनाडु भी कह सकते हैं, केरल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नेशनल पार्क है वो दोनों स्टेट्स में थोड़ा सा शेयर्ड होता है। ठीक है, तो उधर हम नहीं जा रहे हैं अभी। हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है अंगिदा। ठीक है, अंगिदा इज़ द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट पीक है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क की। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो अन्नाईमुड़ी जो हाईएस्ट पीक है ये कहाँ का है? वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड बैंक इज अ बैंक इन विच। देखिए शेड्यूल्ड बैंक कौन सी होती है? देखिए शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक्स होती हैं जो आरबीआई का एक्ट है, मतलब आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका जो शेड्यूल 2 है, आरबीआई का जो शेड्यूल्ड 2 है उसके अंदर वो लिस्टेड है। मतलब अगर जो आपको बैंक बनना है, मतलब एक बैंकिंग सिस्टम आपको ऑपरेट करना है, तो उसके लिए आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके जो भी लॉज एंड क्लॉज होते हैं उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर जो आप अप्रूव्ड हो जाते हैं तो आपको जो शेड्यूल 2 है आरबीआई का उसके अंदर लिस्टिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई, वो होती है आपकी शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हुई बैंकें जो क्या कहलाती हैं? शेड्यूल्ड बैंक कहलाती है, अनुसूचित बैंक्स कहलाती हैं। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। मतलब जो काली मिट्टी है वो किस और नाम से जानी जाती है? देखिए ब्लैक सॉइल की जब हम बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल भी कहते हैं, रेगूर सॉइल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और ये जनरली बनती है वॉल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, जो वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी जब फटता है या विस्फोट होता है तो उसकी वजह से जो आसपास के इलाके में जो उसका मलबा जम जाता है ठंडा होने के बाद, तो उससे जो मिट्टी बनेगी दैट इज़ वो बनती है बेसिकली ब्लैक सॉइल की वजह से। मतलब वो सॉइल जो बनेगी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो होती है आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है, और ये जो ब्लैक सॉइल होती है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वाटर को होल्ड करने की हाई रिटेंशन पावर होती है। वाटर रिटेंशन पावर जो होती है यहाँ की क्या होती है? अच्छी खासी, मतलब पानी को ज़्यादा अच्छी तरीके से होल्ड कर सकती है। और इसके अंदर क्रैक्स फॉर्म होते हैं, जब मतलब होल्ड करके रखेगी तो उसके बाद क्या है, वो एक आपने देखा होगा कई सारे इलाकों में जब पानी नहीं होता तो वो मिट्टी जो है थोड़ा सा क्रैक फील चिटक जाती है थोड़ी सी, है ना। जो एक प्लेन एरिया है लैंड का वहाँ पर आपने चिटकता हुआ लैंड देखा होगा, है ना। तो उसी तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ब्लैक सॉइल की जगह हम बात कर रहे हैं तो ये रिच होती है किसमें? लाइम के अंदर रिच होती है, एल्युमिनियम के अंदर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन के अंदर तो डेफिनेटली रिच होती ही है। और इसके अंदर कमी देखने को मिलती है नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। दो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल के अंदर। एल्युमिनियम, लाइम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन इन सब की क्या होती है? एक्सेस मात्रा होती है, मतलब रिच होती है इन सब चीज़ों के अंदर।
और ये इंपॉर्टेंट होती है ब्लैक सॉइल किसकी, एग्रीकल्चर के लिए, कॉटन की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और पूछा क्या था सवाल, एक्चुअली मैं काफ़ी कहानी में चला गया। ब्लैक सॉइल किस नाम से जाना जाता है, तो रैगूर सॉइल, ऑप्शन डी हो गया रैगूर सॉइल, करेक्ट आंसर हो गया रैगूर सॉइल। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी हैं यहाँ पर, देखिए एक है एलुवियल सॉइल और बांगर और खादर दिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलुवियल सॉइल की। तो देखिए एलुवियल सॉइल जो होती है ये इंडिया की हम बात करें अगर जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की, तो भारत की जितनी भी मिट्टी है भारत के अंदर उसका 40% हिस्सा जो है मिट्टी का वो एलुवियल सॉइल का है। और एलुवियल सॉइल आपको मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है, जो नॉर्थन हिस्सा है, मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला इलाका, मतलब जो गंगा रिवर सिस्टम है पूरा नॉर्थ इंडिया का, और इंक्लूडिंग द साउथ वाला जो आपका गोदावरी कृष्णा वाला जो पार्ट है, वहाँ पर भी कुछ एरियाज में, बस मोस्टली जो है आपका नॉर्थ पार्ट में एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है, और जिसे हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक, और ये मिट्टी जो है मिट्टी जो है मोस्टली आपकी जो फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में मिलती है। फुट हिल्स मतलब जो हिमालय है उसके नीचे वाले जो इलाके हैं वहाँ पर आपको जनरली देखने को मिलती है। ये रिच होती है किसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और ये मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। ठीक है, और एलुवियल सॉइल जो है आपकी रिच होती है किसके अंदर, लाइम और पोटाश। ठीक है, पोटाश के अंदर रिच होती है, पुअर होता है फॉस्फोरस, और आपका जो ह्यूमस होता है वो भी इसके अंदर कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए एलुवियल सॉइल दो टाइप की आपको देखने को मिलती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। ठीक है, देखिए एलुवियल सॉइल आपकी दो टाइप की हो गई, खादर और बांगर। अब देखिए यहाँ पर जो खादर है, खादर इज द न्यू एलुवियल सॉइल, जो नई बन के आई है न्यू एलुवियल सॉइल आपकी होती है खादर, और ओल्ड एलुवियल सॉइल आपकी बांगर होती है। ठीक है, अब इसको पहचानने का क्या तरीका है, जो न्यू होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, डार्किश ब्राउनिश येलोइश कलर में मिक्स होगी, मतलब डार्किश ब्राउन कलर में होगी, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होगी वो थोड़ी सी लाइट ब्राउनिश कलर या येलोइश कलर शो करेगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जस्ट मिनट, चलिए फिर हम बात करते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय पानिनी। पानिनी के द्वारा जो बुक है वो कौन सी लिखी गई है, तो पानिनी के द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है, सॉरी फॉर दैट, ओके, पानिनी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, वो लिखी गई है अष्टध्यायी। ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, अष्टध्यायी। ठीक है, ये एक पहली फर्स्ट संस्कृत ग्रामर है, दैट इज द फर्स्ट संस्कृत ग्रामर। पहली संस्कृत ग्रामर जो है वो कौन सी है, अष्टध्यायी, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महाभाष्य जो एक बुक है, महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखी थी, पतंजलि ने। ठीक है, महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने। मितास्ता जो है, मितास्त्रा, ये जो बुक है ये इनहेरिटेंस ऑफ बर्थ को बताती है, और इसे लिखा था विजय विजय नरेश्वर ने। ठीक है, विजय नरेश्वर ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, और माध्यमिका करिका जो है ये बुक जो है, दिस इज द रिटन बाय नागार्जुना के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, दिस इज महायान फिलोसफी, ये जो बुक है ये महायान के कॉन्सेप्ट को, उनकी फिलोसफीज को दर्शाती है, उसके ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर सिंपल मीटर हो गया, अनीमोमीटर होना चाहिए था, बट यहाँ पर सिंपल मीटर छप गया है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा हिंदी वाले ऑप्शन में। तो देखिए एयर प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं, बैरोमीटर से, और इसके लिए जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं जैसे बार हो गया, पास्कल्स हो गए, या न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गई है, इसकी यूनिट्स हो जाती हैं। ठीक है, और बैरोमीटर की अगर जो हम बात करें कि अगर जो बैरोमीटर की जो रीडिंग है सडन फॉल हो जाती है, मतलब अगर जो उसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा तुरंत जल्दी जल्दी गिर गई है, तो ये उसका मतलब होता है कि वहाँ पर क्या आने वाली है, स्टॉर्म आने वाली है, तूफान आने वाला है। ठीक है, एनीमोमीटर की जब हम बात करते हैं तो विंड स्पीड को मेज़र करता है, विंड की स्पीड को मेज़र किया जाता है इससे। हाइग्रोमीटर से आप मेज़र करते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कौन सा मटेरियल वहाँ पर होता है, मरकरी इस्तेमाल किया जाता है। बट मरकरी की एक प्रॉब्लम होती है कि वो
फ्रीज हो जाता है -39 डिग्री सेल्सियस पे। अगर जो टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस हुआ तो मरकरी जो है वो फ्रीज हो जाता है। और मरकरी की कंजप्शन से एक चीज़ होती है, बीमारी होती है जिसे कहते हैं मिनीमाटा डिजीज़। मिनीमाटा डिजीज़ जो है वो किसकी कंजप्शन से होती है? मरकरी की कंजप्शन से होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो इस पार्ट के अंदर इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा मैं। तो इस पार्ट के अंदर हम इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।